Welcome back. Today we are going to discuss buoyancy and stability of submerged and floating bodies. Buoyancy and stability of floating bodies. तो सबसे पहले buoyancy क्या है? ठीक है, तो जब भी कोई सॉलिड बॉडी किसी फ्लूइड में सबमर्ज्ड होता है या फ्लोटिंग रहता है, सपोज ये वाटर फ्लूइड है, इसमें कोई बॉडी सबमर्ज्ड है और या फिर फ्लोटिंग है। ओके, तो क्या होता है कि फ्लूइड जो है, ठीक है, इस पे अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगाता है। ये फोर्स क्या कहलाता है? बायंसी फोर्स। ठीक, बायंसी फोर्स कितना होता है? तो गामा इंटू वॉल्यूम ऑफ इमर्स्ड पार्ट ऑफ द बॉडी, जितना भी बॉडी इमर्स्ड पार्ट है उसका वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय गामा, वही फोर्स होता है। ये किस पे बेस्ड है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ओके, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल हमने क्लास 8 के लेवल पे पढ़ा हुआ है। हिंदी में उत्प्लावन बल कहते हैं इसको। ठीक है, तो प्रैक्टिकली इसको हमने प्रैक्टिकली भी एक्सपीरियंस किया होगा कभी, कहीं पे भरे हुए टब में या फिर नदी में। ठीक है, कोई जब हम नदी वगैरह में कभी तैरने जाते हैं तो हाथ अगर नदी के पानी पे रखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे नीचे से ऊपर की तरफ पानी हमारे हाथ को धकेल रही है, हमारे हाथ के ऊपर बल लगा रही है। ठीक है, तो ये वो जो बल होता है वही क्या होता है? बायंसी फोर्स। ओके, बायंसी फोर्स जो है वो कैसे एक्ट करता है? वर्टिकली अपवर्ड थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी of the displaced fluid volume. ओके, वर्टिकली अपवर्ड ये हमारा लगता है। ठीक है, और जो पॉइंट होता है फोर्स के एक्शन का, ठीक है, थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, ये जो फोर्स होगा कितना किसके इक्वल होगा? जो भी वाटर डिस्प्लेस हुआ है, जो भी जितना भी फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ है उसके वेट के इक्विवेलेंट। ओके, तो जिस पॉइंट पे ये एक्ट करता है उसको हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ बायंसी। तो फ्लूइड मैकेनिक्स में सबमर्ज्ड या फ्लोटिंग बॉडीज की जब स्टेबिलिटी की बात करते हैं हम लोग, तो उसमें ये बायंसी क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है। इसी के कारण ये कंसेप्ट जनरेट होता है। ओके, और ये बायंसी का कंसेप्ट किस पे बेस्ड है? किसने दिया था? आर्किमिडीज ने। ओके, नाउ हम लोग जो फ्लोटिंग एंड सबमर्ज्ड दोनों टाइप के बॉडीज की स्टेबिलिटी देखेंगे। फ्लोटिंग एंड सबमर्ज्ड बॉडीज, ओके, दोनों टाइप की बॉडीज के लिए स्टेबिलिटी कंडीशन देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सबमर्ज्ड बॉडी के लिए देखते हैं। ठीक है, let us assume
इसमें कोई सबमर्ज्ड बॉडी है। जब बॉडी फ्लूइड में पूरी तरह सबमर्ज रहेगा तो बॉडी पे दो ही फोर्सेस लग रहे होंगे, एक बायंसी फोर्स, ठीक है, जो कि सेंटर ऑफ बायंसी से पे लगेगा। ओके, सपोज ये सेंटर ऑफ बायंसी है तो यहां से ये अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, और दूसरा फोर्स जो इस पे लगेगा इसका खुद का वेट, ठीक है, इसका खुद का वेट, वो किधर लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ओके, कहां से, उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे। ओके, सपोज सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां है। ओके, तो दो ही तरह के फोर्स रखते हैं। अब अगर बॉडी क्या हो, अनकंस्ट्रेन्ड हो, यानी किसी भी तरह का उस पर कोई ये नहीं लग रहा हो, किसी भी तरह का हमने फोर्स अलग से नहीं लगाया हुआ, ये जो दो फोर्सेस लग रहे हैं केवल यही लग रहे हैं और बिल्कुल वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, तो क्या होगा कि ये दोनों ही फोर्सेस क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। ओके, इसको हम फिर से ड्रॉ करते हैं। बायंसी फोर्स एंड वेट, ये दोनों ही फोर्सेस क्या होंगे, कोलिनियर होंगे, एक ही लाइन में एक्ट कर रहे होंगे, ठीक है। और उस केस में क्या होगा कि जो हमारा बायंसी फोर्स है वो वेट के इक्वल होगा। ओके, बायंसी, सेंटर ऑफ बायंसी बी है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी है, ऐसा एज्यूम करते हैं कि दोनों क्या है, अलग अलग जगह पे है। ओके, तो ये हो गया इक्विलिब्रियम कंडीशन, जिसमें बॉडी बिल्कुल स्थिर है, तो जो दोनों फोर्सेस लग रहे हैं वो बिल्कुल एक ही लाइन में लगेंगे, वर्टिकल लाइन में, और दोनों ही क्या होंगे, इक्वल होंगे। ओके, नाउ अब ऐसा हो सकता है कि हम इस बॉडी को थोड़ा सा, ठीक है, स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दे दें, ठीक है, थोड़ा सा इसको हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दे दिया, सपोज इस तरह थोड़ा सा हमने धक्का दे दिया। ओके, गिविंग स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक, थोड़ा सा धक्का दिया हमने एंड रिलीज कर दिया, छोड़ दिया। एंड रिलीज, तो क्या होगा, जैसे ही इस पे हम थोड़ा सा इस तरह धक्का देंगे तो ये क्या होगा, हिलना डुलना शुरू कर देगा, ठीक है, हिलना डुलना शुरू कर देगा, कभी इधर कभी इधर, कभी इधर कभी इधर, कभी इधर कभी इधर, इस तरह मूव करने लगेगा, ठीक है। तो ऐसा करते हुए तीन चीजें हो सकती हैं, तीन केसेस हो सकते हैं कि हमने जैसे ही इस पे ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लगाया, ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लगाया तो ये क्या करे, कभी इधर जाए कभी इधर जाए कभी इधर जाए, ठीक है, और थोड़ी देर में क्या हो, ये अपना ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाए, ठीक, ये इसका ओरिजिनल पोजीशन है, हमने इस पे स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लगाया, उसके बाद ये थोड़ी देर के लिए कभी इधर तो कभी इधर मूव किया और फिर थोड़ी देर में वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे ही स्थिर हो गया, ठीक है। तो इस केस को हम लोग क्या कहते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम। ओके,
दूसरा जो केस हो सकता है कि हमने इस पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लगाया, बट ये क्या हुआ, मूव किया लेकिन अपने वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आया। ठीक है, वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आया। ओके, तो वैसे कंडीशन को हम लोग और किसी नए पोजीशन पे, ठीक है, किसी नए पोजीशन पे जाके स्टेबल हो गया, इक्विलिब्रियम में आ गया। ठीक, तो हम लोग जो ओरिजिनल पोजीशन था, ठीक है, उसको कहेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, यानी पहले जहां पे स्थिर था वो उसका इक्विलिब्रियम नहीं था, हमने जैसे उस पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया, उसने अपना नया पोजीशन जो है, नया इक्विलिब्रियम पोजीशन वो बना लिया। इसलिए जो पहले का उसका इक्विलिब्रियम पोजीशन हम जिसको मान रहे थे वो इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं था उसका, बल्कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम था वहां पे। ओके, ठीक है। फर्दर एक और चांस क्या हो सकता है कि जैसे ही हम इस पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लगाएं, ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जैसे ही इसको हम स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दें तो ये जाके ऐसे, सपोज इस तरह पे, इस तरह से था, ओके, हमने इस पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया और बिना ये ज्यादा हिले डुले बस ऐसे हो गया। ठीक, ओरिजिनल पोजीशन यहां था, ये ज्यादा कुछ नहीं, हमने जैसे इस पे लगाया ये इस पोजीशन पे आ गया। पहले दो केसेस में क्या होता था, हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लगाते थे, ये हिलता डुलता था, हाँ, हिलने डुलने के बाद या तो ओरिजिनल पोजीशन को पकड़ लेता था या फिर किसी नए पोजीशन पे जाके स्थिर हो जाता था। बट ये तीसरा केस जो है कि जैसे ही हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया, ये हिला डुला नहीं, सीधा नए पोजीशन पे अटक गया आके। ठीक है, यहां से सीधा यहां आया, इसने इस तरह का मूवमेंट नहीं किया। ओके, बैक फोर्थ मूवमेंट कुछ भी नहीं किया, बिल्कुल इसी तरह नए पोजीशन पे आ गया। ओके, तो वही चीज है कि अगर हम बॉडी को स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दें तो तीन सिचुएशन हो सकते हैं। पहला कि बॉडी अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाए, ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। ओके, देन बॉडी फर्दर टिल्ट करे, ओके, और एक नए इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाए। ठीक है, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये विदाउट अराइविंग एट ओरिजिनल पोजीशन। ठीक है, तो ऐसे केस में जो ओरिजिनल पोजीशन होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, एंड देन जो एक तीसरा केस होगा, ठीक है, वो क्या होगा कि बॉडी अपने डिस्प्लेस्ड पोजीशन पे ही रह जाए। ठीक है, एंड may not come back to original position और rotate further। तो इसको हम लोग कहते हैं, इस कंडीशन को न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ओके, तो तीन तरह की सिचुएशंस हमें मिल सकती हैं। ओके, सपोज ये क्या है, फ्री सरफेस है वाटर का, नॉट वाटर, फ्लूइड। ओके, इसके अंदर सबमर्ज्ड बॉडी है, इक्विलिब्रियम पोजीशन की पहले हम लोग
बात कर लें तो डाउनवर्ड इसका सेल्फ वेट लगेगा और अपवर्ड इसका फोर्स ऑफ बायंसी। सेंटर ऑफ बायंसी को बी से रिप्रेजेंट कर दिया हमने, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को जी से। नाउ इसको जब हम स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देंगे तो क्या क्या हो सकता है, कि ये इस तरह के पोजीशन में आ जाए, ठीक है। फोर्स ऑफ बायंसी वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में यहां पे लगे, और वेट इस जगह लगे, ठीक है। ये कंडीशन क्या हो गया, यहाँ पे ये दोनों ही क्या कर रहे हैं, एक कपल फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस जब एक सर्टेन डिस्टेंस पे लगते हो तो वो एक कपल फॉर्म करते हैं, ठीक है। ये कपल फॉर्म कर रहे हैं। एक सिचुएशन ये हो सकती है कि इसका टिल्ट कुछ इस तरह हो जाए, ठीक है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर चला जाए, ओके। सेंटर ऑफ बायंसी नीचे आ जाए, यहां से वेट इस तरह डाउनवर्ड एक्ट करेगा, और यहां से फोर्स ऑफ बायंसी अपवर्ड जी और ये बी, ठीक। फिर ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है कि इसका टिल्ट कुछ ऐसा हो, ये कुछ ऐसा पोजीशन एक्वायर कर ले कि यहाँ ही एक ही जगह पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी और उसी जगह सेंटर ऑफ बायंसी हो जाए, ठीक है। तो जो नेचर ऑफ स्टेबिलिटी है किसी भी सबमर्ज्ड बॉडी का, ठीक है, वो डिपेंड करता है किस पे, रिलेटिव पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ बायंसी, ठीक। क्या था कि नेचर ऑफ स्टेबिलिटी, नेचर जो हमने देखा स्टेबिलिटी का तीन देखा, क्या क्या, तो
स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो नेचर ऑफ स्टेबिलिटी कहते हैं इसको, नेचर ऑफ स्टेबिलिटी। ये किस पे डिपेंड करेगा? ऑफ सबमर्ज्ड बॉडीज डिपेंड अपॉन relative position of G and B। ओके, ठीक है। तो यहां पे हम देख रहे हैं ये क्या है, ओरिजिनल। ठीक है, यहां पे हम इसको एक केस ले लेते हैं, इसको सेकेंड और इसको थर्ड कह देते हैं। ओके, तो सबसे पहले आते हैं, यहां पे क्या है, B इज एबव G। B क्या है, G के ऊपर है। अगर एक स्मॉल, हम बहुत ही स्मॉल एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कराएं, ठीक है, स्मॉल एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, तो क्या होगा, बॉडी में एक रीस्टोरिंग मोमेंट क्रिएट हो रहा है, रीस्टोरिंग कपल क्रिएट हो रहा है। ठीक है, ये दोनों फोर्सेस क्या इक्वल है। ठीक, ये कपल फॉर्म कर रही है, जितना ये इस तरफ लग रहा है उतना ही इस तरफ लग रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, दोनों फोर्सेज इक्वल हैं। ठीक, तो ये दोनों मिलकर क्या करेंगे, बॉडी को इक्विलिब्रियम में ले आएंगे। ओके, तो ये कंडीशन क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, यानी जब सेंटर ऑफ बायंसी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ऊपर होगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा, कोई भी स्मॉल एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन अगर हम बॉडी को देंगे तो वो एक रीस्टोरिंग कपल फॉर्म करेगा और वो कपल क्या करेगा, बॉडी को स्टेबल इक्विलिब्रियम में ले आएगा। ठीक है, देन दूसरा अगर हम पोजीशन देखें, ठीक है, तो क्या है, बी क्या है, जी से नीचे है, बी इज बिलो जी। ओके, तो इस कंडीशन में अगर हम एक स्मॉल एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन देते हैं बॉडी को, तो क्या होता है, कपल तो फॉर्म होता है। ठीक है, कपल तो फॉर्म होता है, लेकिन ये कपल क्या करेगा, इस बॉडी को फर्दर और रोटेट कराएगा। यहां हम देख रहे हैं ना, ये फोर्स यहां से नीचे आ रहा है, ये फोर्स यहां से ऊपर की ओर लग रहा है, तो ये क्या करेगा, बॉडी को और ज्यादा रोटेट कराएगा, और ज्यादा रोटेट कराएगा। ओके, किस डायरेक्शन में, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, इससे फिर क्या होगा, बॉडी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में रहेगा। तीसरे पोजीशन पे अगर हम लोग आए तो बी क्या कर रहा है, जी से कोइंसाइड कर रहा है। तो इस केस में हम क्या देख रहे हैं कि जो फोर्स ऑफ बायंसी है और वेट, ठीक है, ये क्या कर रहा है, कोई कपल फॉर्म नहीं कर रहा है। ओके, जो कि रीस्टोरिंग मोमेंट या रीस्टोरिंग
कंडीशन बनाए या फिर इसको और रोटेट कराए, ऐसा कुछ नहीं फॉर्म कर रहा है। तो बॉडी क्या हो गया इसमें, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में। ये बहुत ही सिंपल, हम लोग प्रैक्टिकल भी कहीं भी देख सकते हैं खुद से करके। सपोज कि ये कोई हम लोग ऐसा बॉडी ले लें, ठीक है, थोड़ा हैवी हो, ओके, जिसमें अगर इसको हम वाटर में इमर्स करें, ठीक है, फ्लूइड में अभी वाटर ही ले लें, और उसमें हम ऐसा सिचुएशन हो कि सेंटर ऑफ बायंसी जो है इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर हो, तो वैसे केस में क्या होगा, यहाँ पे इसको देख के हमें समझ में आ जाता है ये यहाँ पे ऊपर लग रहा है, ये यहाँ पे नीचे लग रहा है, ठीक है। तो ये इसको क्या करेगा, ये W क्या करेगा, इधर घुमाना चाहेगा, ओके, सॉरी, ये W इसको इधर की ओर लेके जाना चाहेगा, और यहाँ पे अगर इसको हम देखें तो ये क्या करेगा, इसको ऊपर की ओर खींचेंगे तो ये इधर की ओर लेके जाना चाहेगा। तो दोनों ही क्या करेंगे, एक दूसरे को काउंटर कर देंगे, ठीक। तो बॉडी क्या रहेगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम में। यहाँ पे अगर हम आए तो दोनों ही क्या है, पास पास में है, तो ये क्या कर रहा है, ठीक है, ये इसको यहाँ से नीचे की ओर ले जाना चाह रहा है, और ये यहाँ तुरंत ऊपर की ओर ले जाना चाह रहा है, ठीक। ये दोनों फिर क्या करेंगे, रोटेशन करा देंगे, ओके। वही अगर ये W यहाँ पे लग रहा होता और ये यहाँ पे लग रहा होता, तो ये क्या करता है, इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम में ले आता, बट दोनों क्या है, पोजीशन बदल गए दोनों फोर्सेस के, तो उसके कारण क्या होगा, ये इसको और रोटेट कराएगा। अब अगर यहाँ पे आए हम, तो दोनों ही फोर्सेस क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को यहीं पे न्यूट्रलाइज कर दे रहे हैं, तो ये ना फर्दर कोई मूवमेंट करेगा, ना रोटेट करेगा, कुछ भी करेगा, ओके, ये इसी पोजीशन में रह जाएगा। तो ये हो गया न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये था क्या, स्टेबिलिटी ऑफ सबमर्ज्ड बॉडीज। तो अब हम देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ फ्लोटिंग बॉडीज, ओके। सबमर्ज्ड हमने देख लिया, फ्लोटिंग बॉडीज का केस देखते हैं, ठीक है। तो सबमर्ज्ड बॉडीज में क्या होता था, बॉडी पूरी तरह फ्लूइड में डूबा हुआ रहता था, बट फ्लोटिंग में क्या होगा, पार्टली डूबा रहेगा और पार्टली बाहर रहेगा, ओके। तो इसलिए क्या होगा, स्टेबिलिटी क्राइटेरिया भी जो होगा वो भी क्या होगा, स्लाइटली डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। सबमर्ज्ड बॉडीज से स्लाइटली डिफरेंट फ्लोटिंग क्राइटेरिया है, स्टेबिलिटी क्राइटेरिया होगा फ्लोटिंग बॉडीज का। नाउ अगर हम फ्लोटिंग बॉडीज की बात करें, तो अगर हम फ्लोटिंग बॉडी को एक छोटा सा स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दें, ठीक है, उसके वर्टिकल एक्सिस को, तो क्या होगा कि जो इमर्ज्ड वॉल्यूम है, ठीक है, वो चेंज हो जाएगा, और इसके कारण क्या होगा, सेंटर ऑफ बायंसी का भी पोजीशन चेंज हो जाएगा। कैसे, तो कैसे, तो सपोज क्या है, ये कोई बॉडी है, ठीक है, जो फ्लोट कर रहा है, ओके। ये पार्ट क्या है, एयर में है, और ये पार्ट वाटर में है, ठीक है। सपोज ये क्या है, एयर है, ये क्या है, वाटर है, हम वाटर के और एयर का
लेके चल रहा है। ओके, यहाँ पे हमने इसको वाटर में इस तरह फ्लोट कराया है। ओके, तो अगर हम इसका ये वर्टिकल एक्सिस है, ओके, इसको थोड़ा सा अगर हम इसको डिस्प्लेस कराएं, एंगुलर डिस्प्लेस कराएं, तो क्या होगा, ये कुछ इस तरह हो जाएगा। ओके, ये कुछ इस तरह हो जाएगा। तो क्या हो रहा है, ये जो ओरिजिनल पोजीशन में इमर्ज्ड वॉल्यूम था, ठीक है, वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो चेंज होने के कारण अगर इसका सेंटर ऑफ बायंसी सपोज यहाँ पे है, ठीक है, वो भी क्या होता है, अपना पोजीशन चेंज कर लेता है। ओके, वो भी अपना पोजीशन चेंज कर लेता है। कभी वो इस लाइन पे था, अभी वो इस लाइन पे आ गया। ओके, तो फ्लोटिंग बॉडीज के केस में जैसे वो हमने जी और बी के बीच देखा कि जी बी के अबव है तो अनस्टेबल सिचुएशन है। ओके, ये यहाँ पे फ्लोटिंग बॉडीज में लागू नहीं होता है। यहाँ हमें कुछ एडिशनल फैक्टर्स भी देखने होते हैं जो कि बॉडी के स्टेबिलिटी का डिसाइड करते हैं। ठीक है, सपोज ये कोई बॉडी है जो फ्लोट कर रहा है, ओके, जो फ्लूइड में फ्लोट कर रहा है और इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, ये क्या है, इक्विलिब्रियम में है। ठीक, ये जी और बी, ठीक है, एक लाइन में है और दोनों जो फोर्सेस हैं, वेट और बायंसी फोर्स, दोनों ही क्या है, कोलिनियर है। तो ये कंडीशन क्या है, इस इक्विलिब्रियम कंडीशन है। और इस इक्विलिब्रियम कंडीशन में जी क्या है, वो बी के अबव है। ओके, जी क्या है, बी के अबव है। नाउ अब इसको हम, इस बॉडी को छोटा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दे दें, छोटा सा स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दे देते हैं। ओके, तो ये सेम बॉडी क्या है, इस पे हमने एक एंटी क्लॉकवाइज मैनर में हमने इस पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लगा दिया। तो जैसे ही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम इसका कराते हैं तो ये अपने इस पोजीशन पे आ जाता है। ठीक है, इस पोजीशन पे आ जाता है। और एक और चीज क्या हम देखते हैं कि ये जो हमारा, जो हमने ऑलरेडी यहां पे देखा कि द शेप ऑफ इमर्ज्ड वॉल्यूम चेंजेस एंड हेंस रिलेटिव पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ बायंसी। ओके, तो वॉल्यूम चेंज के कारण क्या होगा, जैसे वॉल्यूम चेंज हुआ तो उसके कारण क्या होगा, ठीक है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अभी इसके नीचे ये वॉल्यूम था, बट यहाँ पे अब ये चेंज हो गया। तो वॉल्यूम चेंज के कारण क्या हुआ, सेंटर ऑफ बायंसी जो पहले यहाँ थी वो क्या हो गई, यहाँ पे आ गई। ओके, बी डैश पे आ गई, और ये अब क्या हो गया, न्यू सेंटर ऑफ बायंसी। ये क्या हो गया, न्यू सेंटर ऑफ बायंसी। ओके, और इस नए सेंटर ऑफ बायंसी के थ्रू जो वर्टिकल है, ठीक है, वो इस बॉडी के सिमेट्री को, ठीक है, सिमेट्री जो कि जी से पास कर रहा है, उस लाइन को कहां पे जाके इंटरसेक्ट कर रहा है, एम पे। ठीक है, ये पोजीशन एम जो है, या पॉइंट एम जो है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मेटा सेंटर। ओके, और
इन दोनों के बीच m और g के बीच जो ये डिस्टेंस होता है, ठीक है, ये डिस्टेंस m और g के बीच का ये जो डिस्टेंस है, ओके, ये कहलाता है क्या? मेटासेंट्रिक हाइट। ओके, तो यहां पे जब हम सबमर्ज्ड बॉडी की बात कर रहे थे तो वहां पे हमारे पास दो ही चीजें थी, एक b था, दूसरा g था। अब यहाँ पे एक तीसरा चीज इंट्रोड्यूस हो गया, m। ओके, m क्या है? मेटासेंट्रिक हाइट, ठीक है। और mg क्या हो गया? mg हो गया मेटासेंट्रिक हाइट। ओके, नाउ अब नेचर ऑफ स्टेबिलिटी जो होगा इस केस में वो तय होगा मेटासेंट्रिक हाइट और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बीच के रिलेटिव पोजीशन से। ओके, तो पहले बायंसी और मेटासेंटर और मेटासेंट्रिक हाइट की डेफिनेशन देख लेते हैं। ए पॉइंट एट विच वर्टिकल थ्रू न्यू सेंटर ऑफ बायंसी b dash intersects the line of symmetry through G is termed as metacenter, and height between M and G is called the metacentric height. Okay, now अगर, ठीक है, अगर if G, सॉरी, वहां B और G के बीच होता था, यहां M और G के बीच होगा। इफ M is above G, if M is above G, ओके, तो हम लोग mg को क्या करते हैं? पॉजिटिव कंसिडर करते हैं। ओके, mg इज कंसिडर्ड पॉजिटिव, ठीक है। और जो इक्विलिब्रियम होगा ये होगा क्या? स्टेबल इक्विलिब्रियम। ओके, अगर mg के अबव है तो जो फ्लोटिंग बॉडी है वो क्या होगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। ओके, फ्लोटिंग बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। इफ m is below g, ठीक है, तो क्या होगा? mg को हम लोग नेगेटिव कंसीडर करेंगे और जो फ्लोटिंग बॉडी होगा वो क्या होगा? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। ओके, फ्लोटिंग बॉडी क्या होगा? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। और अगर m coincides with G तो मेटासेंट्रिक हाइट 0 हो जाएगा। ओके, mg इक्वल टू 0, ठीक है। और जो फ्लोटिंग बॉडी होगा वो किस में होगा? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है। ये स्टेबिलिटी ऑफ फ्लोटिंग बॉडीज है, ठीक है। तो हमने क्या अभी तक जो समझा कि फॉर सबमर्ज्ड बॉडी के केस में यहाँ पे m की जगह b हो जाएगा। ओके, b is above g, then stable equilibrium, b is below g, unstable equilibrium, b
coincides with G, then neutral equilibrium, ठीक है। और फ्लोटिंग बॉडीज के केस में आ जाएंगे तो सबसे पहले तो M क्या होगा, तो M जो होगा वो जो नया सेंटर ऑफ बायंसी होगा वहां से एक वर्टिकल हम लोग डालेंगे, वो इस सिमेट्रिक एक्सिस को जहां पे कट करेगा वो पॉइंट कहलाएगा मेटा सेंटर। तो मेटा सेंटर हम जान गए, तो मेटा सेंटर अगर G से यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ऊपर रहेगा तो ये mg जो है इसको हम लोग mg को पॉजिटिव कंसीडर करेंगे और स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। अगर मेटा सेंटर सेंटर ऑफ ग्रेविटी के नीचे रहा तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और मेटा सेंटर अगर इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी से कोइंसाइड कर गया तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ओके, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो ये दोनों तरह के बॉडीज का हमने स्टेबिलिटी देख लिया। ओके, अब ये एक टर्म है मेटासेंट्रिक हाइट mg। ओके, तो ये मेटासेंट्रिक हाइट होगा कितना, ठीक है। मेटासेंट्रिक हाइट हम लोग डिटरमाइन कैसे करते हैं,